ये यूपीएससी का पेपर है और अभी की वीडियोस के अंदर हम यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम वीडियो का पार्ट 3 देखेंगे जिसमें क्वेश्चन 51 से 71 तक है। पार्ट 1 की वीडियो में मैंने बताया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पार्ट 1 और पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं। और हम यहाँ पे सेट ए सॉल्व कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जननी सुरक्षा योजना के बारे में। पहला स्टेटमेंट है कि ये सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स का। तो देखिए जननी सुरक्षा योजना 100% सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का मतलब है कि 100% यहाँ पे जो फंड आएगा स्कीम के लिए वो सेंटर के पास से आएगा, स्टेट को यहाँ पे कोई फंड देने की आवश्यकता नहीं है। और ये स्कीम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर है। इसका मतलब ये स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव नहीं है या इंटरवेंशन नहीं है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। और ये रिड्यूस करती है मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि माता की जो मृत्यु हो जाती है बच्चे को जन्म देने में उसको कम करती हैं। प्लस जो न्यू नेटल्स डेथ होती हैं उसको भी ये कम करती हैं, यानी कि बच्चे की जो यहाँ पे डेथ हो जाती है उसको भी यहाँ पे कम करने का काम करती हैं। ये प्रमोट करती हैं इंस्टीट्यूशन डिलीवरी अमॉन्ग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, और जितनी भी गरीब महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनकी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी को बढ़ावा देती हैं, यानी कि यहाँ पे बच्चा का जो जन्म हो वो हॉस्पिटल के अंदर हो। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि ये रिड्यूस करती है मैटरनल और न्यू नेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है ये प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशन डिलीवरी पुअर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, ये भी सही है। और फोर्थ यहाँ पे कह रहा है कि इट्स ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, कि जो भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं सिक इन्फेंट्स को दी जाती हैं 1 साल की एज तक। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो 3 है। 52 क्वेश्चन कह रहा है एनीमिया मुक्त भारत के ऊपर है। पहला स्टेटमेंट है कि ये प्रोवाइड करता है प्रोफाइलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रंस, एडोलिसेंट्स और प्रेग्नेंट वुमेन। देखिए प्रोफाइलैक्टिक का मतलब होता है कि ऐसी मेडिसिन जो बीमारियों को कम करती है या ऐसी ड्रग्स जो फाइट करती है डिसीजेस से। तो एनीमिया मुक्त भारत के अंदर कुछ इंटरवेंशन थे गवर्नमेंट के कि यहाँ पर आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाएगा, ना कि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे है कि इसके अंदर कैंपेन चलाया जाता है कि डिले हो कॉर्ड क्लम्पिंग के अंदर जब भी बच्चे की बर्थ हो रही हो, यानी कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका जो क्लॉट क्लम्पिंग है उसमें थोड़ी देरी करी जाए, जिससे जो खून की कमी है वो यहाँ पर कम दी जाए। देखिए अम्बिलिकल जो कॉर्ड का मतलब होता है कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स जो बच्चे की जब जन्म होता है और माता होती है उससे वो जुड़े होते हैं। तो डिले करी जाती है क्लॉट क्लम्पिंग पे, यानी कि इमीडिएटली जो है इसको कट ना करे डॉक्टर। डिवॉर्मिंग का मतलब होता है एंट हेलमिनेटिक्स ड्रग्स जो रीड आउट करती है हेलमिन्ट्स पैरासाइट्स को, जिसके अंदर राउंड वॉर्म शामिल हैं, फिलिक शामिल हैं, टैप वॉर्म शामिल हैं, जिससे खून की कमी है वो यहाँ पर कम हो। तो ये भी यहाँ पे है कि ये डिले करता है कॉर्ड क्लम्पिंग्स में। सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही। तो यहाँ पर बताया गया है कि पीरियोडिक डिवॉर्मिंग पे फोकस करा जाता है चिल्ड्रंस की और एडोलिसेंट्स की, तो ये भी सही है क्योंकि एनीमिया मुक्त भारत के अंदर डिवॉर्मिंग पे फोकस करा जाता है। और ये एड्रेस करता है नॉन न्यूट्रिशन कॉजेस ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस करता है मलेरिया पे, हेमोग्लोबिन फैतीस पे और फ्लोराइसिस पे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ये एड्रेस करता है नॉन न्यूट्रिशन कॉजेज ऑफ एनीमिया और स्पेशल फोकस करता है मलेरिया पे, हेमोग्लोबिन पैथीस पे और फ्लोराइसिस पे। तो एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, तो इसीलिए सही आंसर है वह है सी। 53 वाला क्वेश्चन है कार्बन फाइबर पे। तो जरा कार्बन फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कार्बन फाइबर को ग्रेफाइट फाइबर भी कहते हैं। ये एयरक्राफ्ट में और स्पेस क्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में काम में आता है। ये ऑर्गेनिक पॉलीमर से बनता है। ये बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम नहीं करते हैं और इसीलिए मेटल मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन जो कार्बन फाइबर है वो मेल्ट नहीं होता। यह है कार्बन फाइबर। तो स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन फाइबर का इस्तेमाल मैन्युफैक्चर के लिए होता है ऑटोमोबाइल्स की और एयरक्राफ्ट की। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो कार्बन फाइबर जैसा है वैसे ही रहता है क्योंकि यहाँ पे मेल्टिंग नहीं होती। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। सही आंसर है सी। 54 वाले के अंदर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और नीचे बताया गया है कि इन हाउ मेनी अबव एक्शंस इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर्स। जितने भी स्टेटमेंट दिए इनमें से कौन सा एक्शन फंक्शन है एक्सेलेरोमीटर का, ये यहाँ पे बताया गया है।
और इसको हम कई जगह अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेलेरोमीटर को ऑटोमोबाइल में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे क्रैश डिटेक्शन हो सकती है, एयर बैग डिप्लॉयमेंट्स हो सकता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हार्ड डिस्क को प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। स्क्रीन के रोटेशन में इसका इस्तेमाल होता है। इमेज स्टेबलाइजर में इसका इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो वाइब्रेशन डिटेक्शंस होती हैं मशीन की, वो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है। और एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के अंदर नेविगेशन के लिए, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम के लिए और थ्रस्ट डिटेक्शन के लिए एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल होता है। जब एक कार से दूसरी कार का कोलाइजन होता है तो यहाँ पे जो एयर बैग होते हैं वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, जिससे प्रोटेक्ट करा जाए जो भी ड्राइवर है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है कि डिटेक्शन जब होती है कार क्रैश की या कोलाइजन होता है तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होता है एयर बैग का ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही। दूसरा कह रहा है कि डिटेक्ट करता है एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप। जब लैपटॉप गिर जाता है एक्सीडेंटली ग्राउंड पे तो ये इमीडिएटली टर्न ऑफ कर देता है हार्ड ड्राइव को या हार्ड डिस्क को, जो कि लैपटॉप में हार्ड डिस्क होती है। तो ये बात सही है। एक्सेलेरोमीटर की एप्लीकेशंस कंप्यूटर में करी जाती है लैपटॉप के प्रोटेक्शन के लिए। तो वो यही केस है कि जो हार्ड डिस्क है उसको ये टर्न ऑफ कर देता है जब फ्री फॉलिंग होती है लैपटॉप की। ये वाला स्टेटमेंट भी सही। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये टिल्ट कर देता है स्मार्टफोन को, जिससे रोटेशन ऑफ द डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड, जिससे हम डिस्प्ले को लैंडस्केप मोड में भी चला पाते हैं या पोर्ट्रेट मोड में भी चला पाते हैं। ये भी सही है। तो तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, तो इसलिए आंसर जो है वो सी यहाँ पे सही है। 55 वाला क्वेश्चन बात कर रहा है कि विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो देखिए, बायोफिल्टर के अंदर बायोरिएक्टर का इस्तेमाल होता है और इस बायोरिएक्टर में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव करते हैं कंटेमिनेट्स को या जो भी पॉल्यूटेंट हैं उसको यहाँ पे डिग्रेडेशन का काम करते हैं। अगर कोई वेस्ट है और उस वेस्ट के अंदर जो पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन को डिग्रेड करने में यहाँ पे काम होता है बायोफिल्टर का, क्योंकि इसमें बायोरिएक्टर्स होते हैं और ये बायोरिएक्टर्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा बायो का मतलब यहाँ पे कोई लिविंग चीज़, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे फिल्टर का काम करते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट। ये वेस्ट को एक ट्रीटमेंट देता है क्योंकि उनमें से रिमूव कर देता है अनईटन फिश फीड। तो देखिए, जो भी वेस्ट है अब उस वेस्ट के अंदर फिश फीड भी हो सकता है, तो ये उसको भी डिग्रेड कर देगा। तो पहले वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। बायोफिल्टर कन्वर्ट करता है अमोनिया जो प्रेजेंट होती है फिश के वेस्ट में उसको नाइट्रेट में। देखिए, बायोफिल्टर जो है वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन में, क्योंकि नाइट्रोजन लेस टॉक्सिक होती है फिश के लिए। देखिए, वैसे भी स्टेटमेंट काफ़ी जनरल सा है, तो सेकंड वाला भी यहाँ पे सही है। थर्ड वाला कह रहा है कि बायोफिल्टर इंक्रीज करती है फॉस्फोरस एज अ न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। ये फॉस्फोरस को एज अ न्यूट्रिएंट्स के रूप में ये बढ़ाती है वाटर के अंदर, ताकि जो फिश हैं उसका इस्तेमाल कर सकें एज अ न्यूट्रिशन के रूप में। क्योंकि पानी के अंदर अगर ज़्यादा फॉस्फोरस होगी तो यहाँ पे जो एल्गी है और जो लार्ज एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो बढ़ेंगे, उनकी ग्रोथ होगी, जिससे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो यहाँ पर कम होगी, उसका लेवल कम होगा, तो यहाँ पे फिश को भी नहीं मिल पाएगी ऑक्सीजन, तो यहाँ पे यूट्रोफिकेशन की कंडीशन क्रिएट होगी। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि बायोफिल्टर इंक्रीज करते हैं फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट्स के रूप में फिश के लिए, लेकिन फिश के लिए फॉस्फोरस खतरनाक हो जाएगी क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत, बाकी दो स्टेटमेंट सही, तो सही आंसर है बी। 56 वाला क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जेक्ट हैं स्पेस के और कुछ उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी कि उनके मीनिंग बताए गए हैं। फर्स्ट वाला है कि सेफहीट्स जो है जो जायंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट होते हैं और गैस के स्पेस में, यानी कि बड़े बड़े जायंट क्लाउड होते हैं डस्ट के और गैस के स्पेस में। देखिए, सेफहीट्स वैसे ऐसे स्टार होते हैं जो ब्राइट करते हैं और डिम करते हैं पीरियडली, कभी चमकते हैं और कभी नहीं चमकते, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा कह रहा है नेबुले ऐसे स्टार होते हैं जो चमकते हैं और जो डिम होते हैं पीरियडिकली, तो उल्टा लिख दिया यहाँ पे, तो ये भी गलत है क्योंकि नेबुला जायंट क्लाउड होते हैं डस्ट के और गैस के स्पेस में। पल्सर जो हैं वो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जो बनते हैं जब मैसिव स्टार जो है उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और वो स्टार क्लॉप्स हो जाता है। देखिए, पल्सर में वो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जो बनते हैं जब एक स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है। हर स्टार को एक फ्यूल की ज़रूरत होती है, ये फ्यूल न्यूक्लियर फ्यूजन से आता है हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो पहला सही है, बाकी दो ऊपर वाले गलत, तो उसका आंसर ए है। इनमें से कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसका अपना नेविगेशन सिस्टम है, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। तो ये किसका आंसर है, जापान, क्योंकि जापान का अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसका नाम है क्वाजी जीनिथ सैटेलाइट सिस्टम QZSS। यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में बात करी गई है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जेट प्रोपेल्ड होती है एट सबसोनिक स्पीड पे
तो देखिए क्रूज मिसाइल जो है वो जेट प्रोपेल्ड होती है, लेकिन यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में है जेट प्रोपेल्ड होती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि अग्नि 5 एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन अग्नि 5 जो है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ना कि क्रूज मिसाइल है। तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गए और इसीलिए इसका सही आंसर है डी। 9 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है वो सोर्स हैं मरकरी पॉल्यूशन का वर्ल्ड में। तो देखिए गोल्ड माइनिंग वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है वर्ल्ड की, और ये पॉल्यूट करती है वाटर को, लैंड को, क्योंकि ये मरकरी पॉल्यूशन करती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही। दूसरा कह रहा है कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट मरकरी का पॉल्यूशन का कारण बनता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तीसरा कह रहा है देयर इज़ नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी, कि कोई सेफ लेवल नहीं है एक्सपोजर का मरकरी का। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो उसका आंसर है सी। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है 60 वाले के अंदर, कुछ स्टेटमेंट दिए उनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम डायरेक्टली कर सकते हैं एज अ फ्यूल के रूप में इंटरनल कंबशन के लिए है। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम डायरेक्टली फ्यूल के रूप में कर सकते हैं इंटरनल कंबशन के लिए विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इंजन। और हाइड्रोजन इंजन एक ऐसा इंजन है जो यूज़ करता है हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल के रूप में। तो यहाँ पर जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो सही। दूसरा कह रहा है इट कैन बी ब्लेंड, यानी कि हाइड्रोजन को ब्लेंड करा जा सकता है नेचुरल गैस में एंड यूज एज अ फ्यूल, और फिर फ्यूल की तरह इस्तेमाल करा जा सकता है हीट के लिए और पावर बनाने के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल में करते हैं व्हीकल को चलाने के लिए। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है थर्ड वाला, ये भी सही है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल व्हीकल को रन करने के लिए करा जाता है। स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो उसका आंसर सी है। 61 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज़ हैं, अब वो मेंशन कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन, यूक्रेन से बॉर्डर मिलता है। तो ये है यूक्रेन, और यूक्रेन में यहाँ पे बॉर्डर मिल रहा है मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारस। तो एक तो यहाँ पे हंगरी है और दूसरा यहाँ पे रोमानिया है। ये दो कंट्रीज़ हैं जिनका बॉर्डर यूक्रेन से मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रोमानिया और ये है हंगरी। तो उसका जो सही आंसर है वह है 2A। 63 वाला है कि जो सॉइल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर वो रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर देखा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जिससे जो डॉट ऑर्गेनिक मैटर है मिट्टी के अंदर वो डिकम्पोज जल्दी हो जाता है। तो देखिए पहला वाला दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में बहुत सही स्टेटमेंट है। सेकंड वाले से हम काफ़ी सारा यहाँ पे चीज़ पकड़ सकते हैं इस क्वेश्चन की, कि अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, वो क्विकली डिकम्पोज हो जाएगा। तो जिससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के अंदर वो बहुत कम हो जाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि जो सॉइल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वो न्यूट्रिएंट्स रिच होती है। तो उसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट गलत और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही। तो उसका जो सही आंसर है वो है डी वाला, पहला इनकरेक्ट और सेकंड वाला सही। 64 वाला क्वेश्चन यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट के बारे में है कि जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस आता है कॉन्टिनेंट्स की और ओशंस की, ये ग्रेटर होता है समर के अंदर एज़ कम्पेयर करें विंटर में। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ऐसा ज़्यादा हीट के कारण होता है, क्योंकि मोर हीट चलती है और स्ट्रॉन्ग होती है सी ब्रीज, जो समुद्र से हवा चलती है लैंड की ओर, जिससे समर के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो समर में ज़्यादा होते हैं विंटर के कंपेयर में। दूसरा कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की ज़्यादा लैंड के कंपेयर में, कि वाटर की अपनी एक स्पेसिफिक हीट होती है, पानी देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, लेकिन सेकंड वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट वाले की, तो यहाँ पे है बी वाला। 65 वाला कह रहा है कि कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हैं, बताइए कि सिस्मोग्राफ के अंदर जो पी वेव्स हैं वो रिकॉर्ड होती हैं पहले एस वेव के कंपेयर में। देखिए जब भी अर्थक्वेक्स आता है तो जो प्राइमरी वेव्स हैं वो सबसे पहले पहुंचती हैं पृथ्वी के सरफेस पे, और फिर सेकेंडरी वेव्स पहुंचती हैं। जो भी पी वेव्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं इधर से उधर, जैसे पेंडुलम वाइब्रेट करता है इधर से उधर, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन के अंदर जो तरंगें हैं वो बह रही हैं। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। और जबकि जो एस वेव हैं उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर और नीचे की ओर आते हैं एट राइट एंगल पे टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशंस। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। दोनों जो स्टेटमेंट हैं यहाँ पे वो सही हैं। देखिए 66 वाले में काफ़ी एक्सट्रीम से स्टेटमेंट दिए हैं कि विथ रेफरेंस टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इंडिया, कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, कि कोई भी ऐसा थर्मल पावर प्लांट नहीं है जो सी वाटर का यूज़ करता है, स्टेटमेंट है तो गलत है। कोई भी ऐसा थर्मल प्लांट नहीं है जिसको सेटअप करा गया है वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स में, और कोई भी ऐसा कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट नहीं है जो प्राइवेट के पास हो। तो तीनों स्टेटमेंट काफ़ी एक्सट्रीम है, इसका जो सही आंसर है वो है सी। 67 वाला कह रहा है कि जो वॉल्वाचिया मेथड्स है, ये अक्सर इसकी बात होती है, ये किससे रिलेटेड है। तो देखिए वॉल्वाचिया मेथड जो है वो कंट्रोल करता है वायरस को, जो वायरस फैलता है मॉस्किटो से,
काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, तो उसका सही आंसर है ए। 69 वाले में एरियल मेटाजेनोमिक्स के बारे में बात हो रही है। इट्स बेस्ट रेफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो देखिए एरियल मेटाजेनोमिक्स के अंदर स्टडी करी जाती है जेनेटिक मटेरियल की। ये जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। ये कलेक्ट करा जाता है डीएनए आरएनए एयर से, हवा में, इन द फॉर्म ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स के रूप में। और जब हवा में से इसे कलेक्ट करा जाता है तो किसके रूप में कलेक्ट करा जाता है? एयरबोर्न पार्टिकल्स के रूप में, जिसको हम एरोसोल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला कह रहा है कि कलेक्ट करा जाता है डीएनए सैंपल हवा में से। 70 वाला माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बारे में बात कर रहा है। तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का काम होता है, देखिए माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का काम होता है कि ये एनालाइज करता है जेनेटिक स्ट्रक्चर्स को, एनिमल्स के पॉपुलेशन डायनेमिक्स को, कि कितनी पॉपुलेशन में डायनेमिक्स आए, क्या चेंजेस आए उनकी पॉपुलेशन में, और क्या इवोल्यूशंस में चेंजेस आए एक जानवर से दूसरे जानवर के लिए। तो ये सब की यहाँ पे स्टडी करी जाती है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के द्वारा। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन कह रहा है कि ये स्टडी करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमॉन्ग वेरियस स्पीशीज ऑफ फाउना। 71 वाला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर करें फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू इंडिया। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं? पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि जो एमएसएमई एक्ट है 2006 का, उसमें मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन क्या है, कितनी इन्वेस्टमेंट वो मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में आएगा। तो देखिए जो रिवाइज एमएसएमई क्राइटेरिया है उसमें जो मीडियम एंटरप्राइज है उसकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक हो और टर्नओवर 100 करोड़ तक हो, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगी है 50 करोड़ तक और 25 करोड़ तक, तो गलत हो गया। दूसरा, सारे बैंक्स लोन एमएसएमई के लिए उनको प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर डाला जाता है, ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है अपने आप में, तो गलत है। पहला वाला सही है, इसका सही आंसर है ए।